अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली का मामला एक दफ़ा फिर ख़बरों की शायद सुर्खियों में है। जब ये सूबे के नाम की तब्दीली का मामला चला था तो उस वक्त हज़ारा डिवीज़न में एक शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक सूबा हज़ारा के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी सरदार फ़िदा हुसैन साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, ज़ाहिर है ये मामला इस वक्त एक दफ़ा फिर सुर्खियों में है। ANP की तरफ से फिर एक तहरीक चल रही है कि इस नाम को तब्दील किया जाए। आप बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, ANP अगर आप इस जमात और सूबे और आइन की तारीख़ को देखें ना, तो 1973 में जब ये आइन पास किया गया था तो ये मुकम्मल कौमी यकजहती के साथ इसको पास किया गया था। और ANP जो कि उस वक़्त NAP के नाम से जमात थी, नेशनल अवामी पार्टी, उसने 1973 के आइन पे दस्तखत उसके मौजूद हैं। इन्होंने 1973 में किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया कि NWFP का नाम या सूबा सरहद का नाम तब्दील करके पख्तूनख्वा रखा जाए। इनके बुज़ुर्गों ने दस्तखत किए हैं उसी 1973 के आइन के ऊपर। फिर उसके बाद इनको एक ख्वाब आया, जब 18वीं तरमीम का वक्त आया तो इन्होंने कहा जी कि सूबे का नाम तब्दील करके पख्तूनख्वा रखा जाए। लिहाजा उस वक़्त फिर इस सूबे का नाम तब्दील हुआ और इसको खैबर पख्तूनख्वा का नाम दे दिया गया। अच्छा, आपने 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा को कबूल किया, आज एक और तरमीम की बारी आई है तो आप इसको पख्तूनख्वा का नाम। मुझे इस सारा जो इनका ये सियासी सफ़र है और इनकी जो ये लसानी शनाख्त है, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और ये किस तरफ जा रहा है। कल को कोई और आइनी तरमीम आएगी तो पता नहीं ये कोई और नाम इसका जो है वो सर पेश कर देंगे, तो इसके पीछे मंतक तो मुझे कोई नज़र नहीं आती। आप जब मैदान अमल में होते हैं या मैदान जंग में होते हैं तो वहाँ ज़ाहिर है जो आपका मुखालिफ होता है उसकी साइकी को समझना पड़ता है कि वो किस नहज पे सोच रहा है, फिर आप उसका तोड़ निकालते हैं। आप अभी तक इस नाम की तब्दीली की कोई लॉजिक को तलाश कर सकें कि इनकी वजूहात क्या हैं, पस मंज़र क्या है इनका? देखें जी, इस मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर आप दुनिया की तारीख़ को देखें ना, तो हमेशा इंसानी गिरोहों ने नाम अपने एक्वायर किए हैं या अपनी शनाख्त जो है बनाई है ज़मीन से, ख़ित्ते से। मसलन पंजाब है, वो 5 दरियाओं की ज़मीन है, पंजाब से पंजाबी आता है। सिंध है, सिंध की ज़मीन है, वहाँ से सिंधी कल्चर या सिंधी शनाख्त आती है। इंग्लैंड में आप जाते हैं तो वो इंग्लिश अपने आप को कहते हैं, आयरलैंड के लोग आयरिश कहते हैं, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश कहते हैं। मतलब वो सर ज़मीन से जुड़े, वो ज़मीन से अपनी शनाख्त लेते हैं। ये पहली दफ़ा है मेरी समझ के मुताबिक कि एक ज़ुबान जो है वो अपनी शनाख्त ज़मीन को दे रही है, जो कि एक उल्टी गंगा बहने वाली कहानी है। लेकिन मैं कहता हूँ चले जी, उनका राइट है। अगर वो चाहते हैं कि इससे उनका लिसानी तशख़्ख़ुस जो है वो उनको मिलता है या उनकी आइडेंटिटी जो है उनको मिलती है, तो मेरा इस चीज़ पे इख्तिलाफ नहीं है कि वो क्यों अपनी आइडेंटिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा इख्तिलाफ ये है कि जब आपने पख्तून आइडेंटिटी को पूरे खित्ते के ऊपर लागू करना है तो फिर आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे पख्तूनों के अलावा दूसरी आइडेंटिटीज़ भी जो है इस खित्ते में मौजूद है। तो आपने उनके साथ क्या कोई डायलॉग किया, उनसे कोई बातचीत की, उनको आपने इस मामले में ऑन बोर्ड लिया? तो ऐसा कोई काम ANP ने नहीं किया। अगर आप इसके पीछे जो आपने कहा कि वजूहात क्या हैं, तो वो एक छोटी सोच है जिसमें वो अपने पश्तून नेशनलिज़म को उभारना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत की नफ़ी इस लिहाज से होती है, मैं उनके जमहूरी हक़ का कायल हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वो ये करना चाहते हैं, जमहूरियत उनको हक़ देती है, लेकिन जमहूरियत में फिर आप बाकी जो आपके साथ इकाइयाँ हैं उनको भी साथ लेकर चलते हैं। अब पंजाब जो है वो कहे कि पूरे पाकिस्तान का नाम पंजाब रखते हैं या पंजाबिस्तान रखते हैं, आबादी तो उनकी ज़्यादा है,
तो क्या पश्तून कबूल करेगा, क्या सिंधी कबूल करेगा, क्या बलोची कबूल करेगा? नहीं। लेकिन ये बावजूद इसके कि उनकी आबादी इन नंबर जुबान पे अभी तक तनाज़ात बने हुए हैं, नंबर में तो वो ज्यादा है। सिर्फ न्यूमेरिकल जो है ना सबकत हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि 51% लोग जो है वो 49% लोगों की नफी करेंगे। इन्होंने सूबे का नाम तब्दील करना था तो हमारे हज़ारा से मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद थे ना, क्या उनको ऑन बोर्ड लिया गया? क्या आपने हज़ारा की आवाम को ऑन बोर्ड लिया? आपने एक मुसल्लत कर दिया, एक हमारी शनाख्त को यकसर नज़रअंदाज करके हम पे पख्तूनख्वा का नाम मुसल्लत कर दिया। उसका रिएक्शन फिर आवाम से आया। देखिए, जो तहरीक सूबा हज़ारा शुरू में चली थी उसमें कोई लीडरशिप नहीं थी, अवामी रद्द अमल था, क्योंकि अवाम को ये महसूस हुआ कि हमें जो है इस सियासी अमल से यकसर तौर पे जो है हमें नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा सर, ये रिएक्शन ज़ाहिर है इस सूबे में बाकी अक़वाम अगर लिसानियत की बुनियाद पे हम इस उसको तारीफ़ करें तो इस सूबे में बाकी अक़वाम भी हैं, बाकी ज़ुबानें सराइकी हैं, हिंद को है, गोजरी हैं, बहुत सी ज़ुबानें, लेकिन वहाँ से इतना रद्द अमल नहीं आया था, सिर्फ हज़ारा से ही क्यों? देखें जी, पहली चीज़ ये है कि इसका तारीख़ी पस मंज़र या तारीख़ी पस मंज़र जब रेफरेंडम हुआ था 1947 में, यहाँ पे आपको पता है कि खुदाई खिदमतगारों की जो है हुकूमत थी, जो कि जिनका कांग्रेस जो ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी उसके साथ उनका एक अलायंस था। गफ़ार खान बहुत बड़े इंसान थे, गफ़ार खान एक बहुत बड़े सियासी कद काट के इंसान थे और हम उनकी कदर करते हैं, उनकी सियासत, उस इख्तिलाफ के बावजूद, उनके नज़रिए से इख्तिलाफ के बावजूद हम उनकी सियासी जद्दोजहद की कदर करते हैं और हमें कदर करनी चाहिए। इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना ज़ाती इख्तिलाफात में चले जाएं। तो यहाँ पे उनकी हुकूमत थी NWFP में, फिर यहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया। उस रेफरेंडम में आप ये जानते हैं कि पूरे का पूरा हज़ारा जो है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का वोट डाला था और ये पाकिस्तान का हिस्सा जो बना है NWFP, इसमें हज़ारेवाल कौम का बहुत बड़ा हाथ है और उनकी एक राय शामिल है इसके अंदर, जबकि उस वक़्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक के ख़िलाफ़ थी। तो ये तो उसका तारीखी पस मंज़र में हमारी ये डिवाइड उस वक्त से चल रही है। अभी जो इनकी कहानी चल रही है, जो ये नया एक इन्होंने फ़लसफ़ा निकाला है, लर अफ़गान, बर अफ़गान, ये जो पश्तूनिज़म है, मंजूर पश्तीन और ये TTP और अब ये जो गंडापुर साहब हैं ये भी उस तरफ माहौल को लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद एक मर्तबा फिर हमें ये चूज़ करना पड़ेगा कि आया हम इनके इस फितना परस्त और मुल्क दुश्मन जो इनका फितना है उसका साथ देना है कि हमने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। और ऐसी सूरत में आपका क्या ख्याल है कि हज़ारा किस तरफ खड़ा होगा? देखिए, ये हज़ारेवाल को सोचना है और फैसला करना है। मैं बहैसियत हज़ारेवाल, मैं बहैसियत एक हज़ारे की जो एक तहरीक है उसका एक हिस्सा होने की हैसियत से, मैं तो कभी भी इस फितने का और ऐसी किसी कोशिश, ऐसी किसी मुल्क दुश्मन तहरीक का या मुल्क दुश्मन सोच का साथ नहीं दे सकता जो कि हमारे मुल्क को तोड़ने का खुदा न खास्ता मुतरादिफ हो। जो इनके तालिबान हैं, जो इवन अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान है, उन्होंने भी एक नक्शा जारी किया हुआ है जो कि इससे पहले सर्कुलेट हुआ है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये जो जेलम तक के हिस्से को ये क्लेम करते हैं कि अंग्रेज़ के साथ हमारा मुआहदा 100 साल का था और वो ख़त्म हो गया। ये वो हम ज़रा थोड़ा सी देर बाद चलते हैं ये कौमी मामला जो इस वक्त मंजरनामा है उस वक्त उसकी तरफ। सिर्फ तहरीक सूबा हज़ारा, हम यहाँ से अगर थोड़ा सा इस पे बात करें, क्या ये ख़त्म हो चुकी है? देखिए जी, तहरीके पाकिस्तान 1906 में शुरू हुई, 1937 तक एक सीट जो है वो नहीं जीत सकी। आप देखिए 31 साल के अरसे में उन्होंने एक सीट भी पूरे इंडिया में वो नहीं निकाल सके, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर 1937 के इलेक्शन में एकदम जो है उन्होंने जितने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, मोस्टली जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, हालात बन गए, उन्होंने सीटें निकाल ली। तो तहरीक सूबा हज़ारा
जो है आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी पजीराई शुरू में उसको मिली, जो अवामी रद्द-ए-अमल आया और अवाम उसके साथ खड़ी हुई, उस जोशो खरोश और उस जोशो वलवले में बहुत कमी आ चुकी है। और तहरीक सूबा हज़ारा का जो वलवला था उसको रिप्लेस किया जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं, नून लीग है, PTI है, उन्होंने रिप्लेस किया। और लोग हाईजैक हुआ नहीं, हाईजैक नहीं हुआ जी। देखें, उनकी एक मुस्लिम लीग चूँकि पहले से यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर जमात थी, तहरीक सूबा हज़ारा ने मुस्लिम लीग को डेंट डाला, लेकिन जो PTI की वेव आई तो वो जो तहरीक सूबा हज़ारा के साथ जो सेंटिमेंट था वो PTI को वो चूँकि नून लीग के ख़िलाफ़ वो सेंटिमेंट उभरा, तो PTI चूँकि एक बड़ी वेव थी तो वो उसके साथ हो गया। मैं ये समझता हूँ आज भी चाहे आप नून लीग या PTI का कोई भी वर्कर ले, मेरी अक्रॉस द बोर्ड तमाम वर्कर्स के साथ मेरी पोस्टों के ऊपर भी दोनों अपने अपने कमेंट्स देते हैं। सूबा हज़ारा की हद तक कोई शख्स जो है वो इसकी मुखालफत नहीं करता, चाहे वो नून लीग का है चाहे वो PTI का वर्कर है। उसकी सूबा हज़ारा के साथ उसका एक मतलब इनकार नहीं कर रहा, उसके दिल में एक नरम गोशा ज़रूर है, लेकिन उसको तहरीक सूबा हज़ारा से या हज़ारा का नाम लेने वालों से कोई ख़ास तवक्को नहीं उसकी वाबस्ता कि ये जो लोग हैं कि आया ये मुखलिस हैं नहीं हैं, क्या ये सूबा बनाने के काबिल हैं भी हैं या नहीं हैं। और जो लीडरशिप, पॉपुलर लीडरशिप है, वो इन जमातों में चली गई। तो इस सिनेरियो के अंदर जो आम वोटर है, मैं ये समझता हूँ, ये समझता है कि अगर मैं तहरीक सूबा हज़ारा के साथ या हज़ारा का नाम लेने वाले बंदे के साथ खड़ा होता हूँ तो मेरा वोट ज़ाया होगा, लिहाजा वो इन बड़ी पार्टियों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ये कामिल यकीन है मेरा कि हज़ारा के अंदर अगर आज भी रेफरेंडम कराया जाए तो हज़ारा जो है ओवरवेलमिंगली जो है 90% के हिसाब से सूबा हज़ारा के हक़ में वोट डालेगा। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी वाबस्तगी जो है वो एक तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दूसरा उनको दूसरी तरफ कुछ नज़र नहीं आता। और उसमें मैं समझता हूँ कि तहरीक सूबा हज़ारा की जो लीडरशिप है उसको अपनी नाकामी बशमूल मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, आप लोगों को या उस लीडरशिप को कायल नहीं कायल कर सके, तो अपनी नाकामी को कबूल करता हूँ मैं। सर, जो आपकी लीडरशिप जो उस वक्त मरकज़ी स्टेज पे हुआ करती थी आगाज़ में, ज़ाहिर है ये 2011 में टेम्पो पकड़ा इस तहरीक ने, तो वो तो सारी ज़ाहिर है इधर उधर हो गई, फिर बड़ी पार्टियों में चली गई, बड़ी जमात इक़्तिदार में चली गई। तो उनके किरदार आप क्या समझते हैं कि क्या रहा? देखिए, उनका किरदार मैं ये समझता हूँ, अगर हज़ारा की पहली बात तो यह तारीख़ उन कौमों की लिखी जाती है जो जिन्होंने तारीख़ में कोई काबिल ज़िक्र काम किया होता है। जिन कौमों ने काबिल ज़िक्र कोई काम नहीं किया तो उनकी तारीख़ भी कभी नहीं लिखी जाती। मतलब नारे मारने वालों नहीं, नारे मारने वालों को जो है ना या तालियां बजाने वालों को सिर्फ जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी तारीख़ वो किसी की तारीख़ का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी तारीख़ कोई नहीं होती। अगर हज़ारा की कोई तारीख कभी लिखी गई, अगर हमने ऐसा कोई काम किया जो कि लिखने के काबिल, और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक सूबा हज़ारा और सूबा हज़ारा का क़याम ऐसा काम है जहाँ पे हम तारीख़ में अपना नाम जो है वो लिखवा सकते हैं। तो ये जिन लोगों ने तहरीक सूबा हज़ारा के साथ गद्दारी की है, इनका नाम जो है वो गद्दारों की लिस्ट में ही लिखा जाएगा और लिखा जाना चाहिए। लेकिन सर उसी के दौरान फिर कुछ अर्सा पहले जब इलेक्शन थे, उससे मेरे ख्याल 2013-14 के इलेक्शन थे, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने सूबा हज़ारा तहरीक के नाम से एक नए प्लेटफॉर्म का ऐलान किया था जिसमें मरकज़ी लीडरशिप सारी उसके साथ थी। तो अभी तक उन्होंने कोई करारदादें वगैरह भी पेश की थी, ये भी हो गया, वो बड़ा शोर हुआ था, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली तो देखें जी, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो है ना, जिस वक़्त तहरीक सूबा हज़ारा जो अपने उरूज पे थी, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब उस वक़्त काफ लीग का हिस्सा थे। इस तहरीक के उरूज पे आने के बाद और ये प्रेशर डेवलप होने के बाद और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के बेटे सरदार शाहजहां को स्टेट मिनिस्टर बनाया गया, कासिम शाह साहब को जो है एडवाइज़र बनाया गया। इनकी क्या उस वक्त क्वालिफिकेशन थी, इनका क्या, यही तहरीक सूबा हज़ारा के बलबूते पे ये बने। वो सर तो आपकी वो सारी खेप जो थी, सरदार मुश्ताक गनी साहब थे, मुश्ताक गनी साहब तो PTI में बाद में गए, लेकिन उस वक्त वो आज़ाद थे। इन्होंने तो सबने इस्तेमाल इन्होंने यही स्टेज इस्तेमाल करके ये रेलेवेंट हुई, क्योंकि ये सब काफ लीग के का टोला था जो हारा हुआ था, जिसको अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया हुआ था 2008 के इलेक्शन में, और इनके पास कोई
ऐसा कोई नुक्ता नहीं था कि ये अवाम के पास जाकर उसमें अपने आप को रेलेवेंट कर सकें, तो फिर ये तहरीक सूबा हज़ारा ने एक बड़ा आइडियल प्लेटफॉर्म इनको फराहम किया, इनके अवाम से राब्ते बहाल हुए, और हम उस वक्त भी जानते थे कि ये इन्होंने हमें डंप करना है, इन्होंने हमें डिच करना है, ये मरहूम बाबा हैदर ज़मान भी ये जानते थे। तो इसीलिए हमने जब तहरीक सूबा हज़ारा की बुनियाद रखी तो उसका नुक्ता ये था कि हमें पता चले कि इस तहरीक के साथ कौन है कौन नहीं है। जो ही हमने तहरीक सूबा हज़ारा की बुनियाद रखी, इन्होंने कहा जी अभी रहने दें, हम ये होगा वो होगा, हम आज आते हैं, कल आते हैं, परसों इसमें शामिल होते हैं, जल्दी ना करें। हमने कहा ठीक है जी, आप जब शामिल होना चाहें। ये सरदार यूसुफ वगैरह, मुश्ताक अहमद गनी साहब और यूसुफ अयूब हरीपुर से, जो तहरीक सूबा हज़ारा का आइन लिखा गया, मैं उसका ऑथर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो आइन हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट किया, पार्टी बनाने का फैसला किसका था? ये हम सब का, ये सब शामिल थे इस फैसले में। मैं आपको कह रहा हूँ, कहते थे कि ये मुश्ताक गनी साहब को और यूसुफ अयूब साहब से पूछें कि जो इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आइन जो जमा हुआ है, उस पर आज भी इनके दस्तखत। ये जो हमारी तहरीक सूबा हज़ारा की आइनी कमेटी थी, उसके ये दोनों मेंबर्स थे और तीसरा मेंबर मैं था, इनके दस्तखत आज भी मौजूद है। ये किस मुंह से कहते हैं कि ये इसके खिलाफ थे? देखें कि झूठ भी उस लेवल का झूठ बोले जो कि हजम होने के काबिल हो। अच्छा, टेक्निकली ये फैसला अच्छा था, गलत था, ये ठीक था? देखें जी, फैसलों को एक तो तारीखी पस मंज़र में आप तोलते हैं कि आया उस फैसले का अंजाम क्या हुआ, उससे क्या असरात, और उसके असरात क्या हुए, उससे खोया क्या और उससे पाया क्या। अब हमने जब ये पार्टी रजिस्टर की तो हमें हर दूसरी पार्टी वाले ने कहा कि आपको पार्टी नहीं रजिस्टर करनी चाहिए थी, आप इसको इसी तरह रखते, एक ढीला इत्तेहाद रहता। और उसमें हमने कहा नहीं, अगर हमने सूबा हासिल करना है तो हमारे पास मिसाल थी MQM की। अगर आज इस पाकिस्तान की सियासत में कोई से है तो किस वजह से है? क्योंकि उन्होंने अपनी एक सियासी जमात बनाई, वो सियासी जमात पे इकट्ठे हुए, वहाँ से वो सीटें लेते हैं, आज तक वो रेलेवेंट है। मतलब उनका जोर, उन्होंने अपनी शनाख्त भी कायम की और जो कौमी सियासत है उसमें अपना एक किरदार भी मनवाया। तो वो हमारे सामने मिसाल थी। उसके अलावा आप ये देख लें कि तहरीक पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद न रखी जाती और कहा जाता कि आप कांग्रेस में रहते हुए पाकिस्तान बनाने की तहरीक करें, तो ये तो तजादात है ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जो सियासी जमातें हैं उनके अपने मुफादात हैं और हम यहाँ पे एक इलाकाई मुफाद की बात कर रहे हैं, और सियासी जमातों के लिए इलाकाइयत जो है वो उनको सूट नहीं करती। क्योंकि यहाँ पंजाब में, और ये कौमी जमातें तो अपने को कहते हैं, लेकिन पंजाब में नून लीग का बोलबाला है, सिंध में पीपल्स पार्टी का बोलबाला है, KPK में जो है PTI का बोलबाला है। ये सब इन्होंने एक एक कौमियत पकड़ी हुई है और ये कौमी और लिसानी सियासत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए इनका चेहरा ये है कि जी हम कौमी सियासत कर रहे हैं। नून लीग जो है वो पंजाब का कैपिटल को बचाने के लिए उसको जो भी करना पड़ा वो करेगा, वो इस्लामाबाद छोड़ देगी, वो सब कुछ छोड़ देगी पंजाब की खातिर, ठीक है। तो ये सब लिसानी जमातें हैं। सिंध, वो जो पीपल्स पार्टी है वो सिंधी की जमात है, वो बरमला कहते हैं कि हम सिंधी की जमात है। वो सिंधी कल्चर, सिंधी नेशनल आइडेंटिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि कॉम्प्रेस जमातें अगर बड़े पैमाने पे हों तो फिर कामयाबी उनकी यकीनी है। छोटी जमातों का जो मल्टी एथनिक मुल्क होगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा जो है लिसानी नस्ली गिरोह होंगे, वहाँ पे अल्टीमेटली जमहूरियत जो है वो हर नस्ली गिरोह को अपने हक के लिए बात करने पे मजबूर करती है, अपना बेस कैंप बनाएगी, वो अपना बेस कैंप बनाएगी। ये जमहूरियत और मल्टी एथनिक नेशनलिटीज़ की जो सोसाइटी होगी, ये उसका एक नेचुरल डिस्कोर्स है और उसने आखिर में जाके इसी तरह होना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। कब होता है आप देख लें, ऑलरेडी सिंधी अपनी बात कर रहा है, बलोची कर रहा है, पठान कर रहा है, सराइकी कर रहा है, महाजर कर रहा है, हज़ारेवाल कर रहा है। तो ये बातें, इनको आप रोक नहीं सकते। सर, मिसाक हज़ारा एक आपका एक कॉन्सेप्ट था, ये क्या था और इसका क्या इंजाम क्या हुआ? देखें, इन्होंने, मैंने आपसे कहा ना, जब इन्होंने कहा कि आपने पार्टी रजिस्टर करके गलती की है और आप पार्टी ना रजिस्टर करते, तो उसके ऊपर मेरा एक सादा सा सवाल है कि अच्छा, हमने पार्टी रजिस्टर करके गलती की, मैं तस्लीम कर लेता हूँ। ये 2010-11 की, हमने 2013 का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तहरीक सूबा हज़ारा से। आज 11 साल गुजर चुके हैं।
यहाँ पे पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, यहाँ पे नून लीग की भी हुकूमत रही, यहाँ पे पीटीआई की भी हुकूमत रही, मरकज़ में भी और सूबों में भी। मुझे ये बताएं, हम तो गलत थे। ये बड़ी पार्टियों में गए, इन्होंने कहा जी जो आइनी तरमीम है, सूबा बनाने के लिए आइनी तरमीम चाहिए, आइनी तरमीम जो है 10-12 सीटों से नहीं हो सकती, बड़ी पार्टी का हम हिस्सा होंगे तो हम आइनी तरमीम कर सकेंगे। ये झांसा और ये धोखा देकर ये गए बड़ी पार्टियों में। अब उन तीनों बड़ी पार्टियों की 5-5 साल की हुकूमतें सब ने जो है वो की हैं। मुझे बताएं कि सूबा हज़ारा किधर है? हम अगर गलत थे, मैं तस्लीम कर लेता हूं कि हम गलत थे। ये साबित कर देना कि ये सही थे। अगर ये दुरुस्त थे, बड़ी पार्टियों में जाके सूबा बनना था, तो तीनों पार्टियों की अपनी अपनी बारी आई, सूबा क्यों नहीं बना? इसका मतलब है ये भी गलत थे। अब मैं ये दोबारा इस स्टेज पे जब ये साबित हो चुका कि ये गलत है, तो मैंने कहा अच्छा यार, हम अपनी गलती तस्लीम करके एक कदम पीछे हट जाते हैं। हम ये कहते हैं कि तहरीक सूबा हज़ारा को छोड़ दें, ये इलेक्शन नहीं लड़ी। आप अपनी पार्टियों में रहें, जिस पार्टी में रहकर आपने इलेक्शन लड़ना है लड़ें, अपनी सियासी मफादात करें। आप मिसाके हज़ारा के ऊपर सारे दस्तखत कर लें, चाहे जिस भी जमात के हैं। आपने किस से रब्ता किया था? उसके 2 नुक्ते थे, एक सूबा हज़ारा का क़याम और एक शोहदा की FIR। आज तक शोहदा की FIR नहीं हुई। मैंने सरदार यूसुफ साहब से रब्ता कायम किया, मैंने मुश्ताक अहमद गनी साहब से पर्सनली जाकर इनको मैंने डिलीवर किए हैंड आउट्स, ठीक है। तो देखिए, जब मिलते हैं तो वो तो कहते हैं हाँ जी बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन जब कहा कि ये अपना ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से किया रब्ता, वो गर्ज ये कि हर एक से जो मेन पॉलिटिकल फिगर से सबसे, इसके अलावा उनसे शहजादा गुस्तासब से किया, और भी अहमद हुसैन शाह साहब से किया, कागान से, यहाँ पे मुकामी तौर पे भी जो लोग अवेलेबल थे सबसे रब्ता किया और सबको वो दिया कि जी इसका एजेंडा क्या है और ये कैसे किया जा सकता है। सर जो अगर उस नुक्ते पे भी ये इकट्ठे होते, उसमें सिर्फ ये तकाजा था कि जब सूबा हज़ारा और शोहदा की FIR की बात आएगी तो आप चाहे सूबाई असेंबली में या नेशनल असेंबली में, आप पार्टी पॉलिसी से हटकर सब इकट्ठे होकर उसके हक में वोट डालें। देखिए, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती है, हमारी सूबाई असेंबली की भी हैं। देखें जी, आपकी सूबाई असेंबली की 25 सीटें बन जाती हैं, बल्कि 26-27 सीटें बन जाती हैं रिजर्व सीटों के साथ। आपकी कौमी असेंबली में 12 सीटें बन जाती हैं रिजर्व सीटों के साथ। ये आज प्रेशर ग्रुप आप देखें, आज अगर हम होते तो हमारे बगैर जो है ये आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती थी। सूबे की हुकूमत 23 सीटों के साथ क्या नजर आता है? विल की कमी है या वो एक सोच छोटी है? ये जो हमारे यहाँ पे जो लोग इंतखाबात लड़ते हैं और पार्टियों में जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम किसी बड़ी पार्टी के साथ अटैच होंगे तो हमें जो है ना ये चौनी ठानी के मफादात हमारे मिलेंगे, हमें कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, हमें कोई फंड मिल जाएंगे। ये इनकी सोच की जो है ना महदूद सोच का जो है ना आकाश है। अदरवाइज अगर ये 10 लोग इकट्ठे हो, एक इलाका हो, 10 लोगों का इकट्ठ हो और ये इलेक्शन जीत के जाएं, इससे कई गुना ज्यादा इनको हर बड़ी पार्टी देने को तैयार होगी। लेकिन एक तो ये बुज़दिल लोग हैं, इनके दिलों में खौफ है कि अकेले देखें, आज़ादी जो है ना मांगना और बात है और छीनना एक अलग। नहीं, आज़ादी बड़ा मुश्किल मरहला है। आप किसी बंदे को मुकम्मल आज़ाद करते हैं, वो मर जाएगा खौफ से। आज़ादी के लिए बहुत आपको अपने पाँव पे खड़े होने की आदत होनी चाहिए। ये हम तो इस चीज़ के आदी हैं, एक का दुम पकड़ो दूसरे का दुम। इन सब लोगों को आप देख लें, एक हमारा यहीं पे जिरगा था, तो एक बहुत बुजुर्ग सियासतदान है यहाँ के इलाके के, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा कि जी देखें ना, आप हमसे कैसे ये तकाजा कर सकते हैं कि हम अपनी पार्टियाँ और अपने नज़रियात को छोड़ के और एक तहरीक सूबा हज़ारा के प्लेटफॉर्म पे एक हो जाए। तो मैंने उधर कोई 15-20 लोग बैठे थे, ये सारे अकाबरीन जो हज़ारा के अकाबरीन हैं। मैंने कहा जी यहाँ से शुरू हो, आप में मुझे एक शख्स सिवाय जमात इस्लामी का, ये रज़ाक अब्बासी साहब थे, जमात इस्लामी के अलावा ये जितने लोग इस महफिल में बैठे हैं, मुझे बता दें अगर आपने कभी ज़िंदगी में पार्टी तब्दील ना की हो। उन्होंने ऐसी बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं। तो देखें ना, फिर आप हमें बेवकूफ़ तो ना बनाए ना। तो इन्होंने इसी तरह आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया। इनके क्या नजरियात हैं, कभी काफ लीग, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी PTI, कल को ये अब किसी और जमात, कभी वो परवेज खटक की जमात, कभी किसकी जमात।
इनका कौन सा दीन ईमान है? इनका एक ही जुमात है, इक्तिदार। वो इक्तिदार इनको जिस तरह से भी हासिल होता हो, ये उसके लिए तैयार है। और बाबा हैदर ज़मान का कमाल ये था कि वो घाटे का सौदा करने वाला वाहिद लीडर था इस पूरे खित्ते का। वो ये जानते बूझते हुए कि इस फैसले में उसका सियासी नुकसान है, वो फिर भी वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो करते थे। और मैं ये कहता हूँ कि बाबा हैदर ज़मान इस मट्टी का बेटा, इस मट्टी का हीरो था, हीरो है, और वक्त आएगा कि उसको हीरो तस्लीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत ज़माने बाद शायद कोई फर्क नहीं पड़ता जी, तारीख में 100, 50, 200 साल कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं, जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखते। चले कोई ऐसा मोड़ आ ही जाता है कि जहाँ पे पुरानी वो जो, और बाकी अल्लाह के करने आप और मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सरदार साहब, इस वक्त ज़ाहिर है पूरा कौमी मंजरनामा, हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ा बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है। इधर वाले उधर दौड़ रहे हैं, उधर वाले इधर दौड़ रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, कन्फ्यूजन का दानिस्ता है या देखें सियासी मंजरनामा क्या, अगर आप इजाज़त दें मैं थोड़ी सी गैर महज़ब बात कर दूं कि ये मरासी मंजरनामा है। एक बंदा है, वो ढोल लिए मरकज़ सेंटर में खड़ा है और बाकी सारे उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं, उस ढोल की थाप पे जो है ना सब चल रहा है। एक अजीब सा मतलब हिजान है, और फिर हर बंदा सुबह उठता है, फ़ोन उठाता है, सोशल मीडिया पे हर बंदा अफलातून है, हर बंदा उसका, इस टेलीफोन ने हर बंदे को हिस्सा बना दिया है। सारी जो जंग है या फसाद है, बिल्कुल इसको रियलिटी से दूर हो गए। सब ख्यालों की, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, इनके तसव्वुरात, इनके नज़रियात वो भी ख्याली और ख्वाबी। दूसरा ये है कि एक आम नौजवान के लिए कोई उसको रियलिटी में कोई ऐसे मौके मुयसर नहीं है कि जिससे वो अपनी तसल्ली तस्कीन अपने किसी टैलेंट की कर सके। फ़ोन एक आसान टूल है, उसके ऊपर बैठ के वो थोड़ी देर बाद हकीकत की दुनिया से दूर होकर तख़य्युलात में खो जाता है। हाँ, तो ये उसका एक एस्केपिज़म है। और उस एस्केप मुझे ये लगता है कि एक तमाशा लगा हुआ है, पूरी कौम तमाशबीन है। वो तमाशबीन कौम तालियां बजा रही है, तमाशा दिखाने वाले रोज़ एक नया तमाशा जो है वो लेकर आ जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ये मामलात कहीं इस तरह सा ज़ाहिर है जब आवाम निकलती है तो वहाँ पे अनहोनियाँ भी हो जाती हैं, और इसके हमारे कौमी मामलात पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें जी, अगर अवाम खुदा न खास्ता निकलती है, जिस तरह आज देखें, फिर ज़ाहिर है नहीं किस लिए निकलेगी अवाम, किस लिए निकलेगी? मुझे पख्तूनख्वा से आज फिर पंजाब की तरफ काफिले रवाना है। ठीक है, जलसा करने जा रहे हैं, जाए ना, लेकिन ये अवाम का मुझे नुक्ता बता दें कि किस लिए निकल रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा नहीं होता सफदर भाई कि आप जो है ना, ये जो बड़ी मिसालें दी जाती है ना कि कोई इनकलाब आ रहा है या इनकलाब आएगा, और आप दुनिया की तारीख़ के इनकलाबों को उठाकर ज़रा देखें, उनकी स्टडी करें। दुनिया में कभी किसी इनकलाब ने इंसान और इंसानियत की फलाह नहीं की है। ये जिन इनकलाबों को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है, ये इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी या बोल्शेविक रेवोल्यूशन है, वहाँ पे भी इन इनकलाबों ने इंसानों को, आज फ्रेंच पॉपुलेशन कहाँ खड़ी है, वहाँ पे येलो जैकेट तहरीक चल रही है, वो लोग अभी उस निज़ाम से जो है तंग आ गए हुए हैं। बोल्शेविक के जो रशिया था वो टूट फूट का शिकार होकर वापस जो है आप देखें किस हाल को पहुंचा। करोड़ों इंसान इसमें ईंधन बने, करोड़ों इंसान ईंधन बने। लिहाजा तो ये जो इनकलाब है ये बुनियादी तौर पे अजाब है, कौमों पे अजाब नाजिल होता है। खुदारा मैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को ये तरगीब दूंगा कि ये इनकलाब को इतना रोमांटिसाइज ना करें। आज तक दुनिया की तारीख में जो इनकलाब आए उसने इंसानों का कत्ले आम और कत्लो गारत के अलावा कुछ नहीं किया, और उस तबाही के बाद आखिर में दोबारा इक्तिदार जो है वो एक मखसूस तबके के हाथ में आ जाता है। रॉबस्पियरे, मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है उसके एक किरदार की छोटी सी तफसील बता देता हूँ। रॉबस्पियरे एक वकील था, और चूंकि जब ये इनकलाब इन मेकिंग था तो गिलोटीन, वो जो गर्दनें काटते थे, वो उस टोके से, तो उसके खिलाफ जो है मूवमेंट में ये सफ़े अव्वल का जो है मुजाहिद था, और ये कहता था कि अगर 10 लोगों को गिलोटीन किया जा रहा है उसमें 9 गुनहगार हैं और 1 बेगुनाह है, तो मैं कहता हूं कि 9 गुनहगारों को भी छोड़ दो, लेकिन उस 1 बेगुनाह को माफ़ करने या उसको गलत सज़ा देने के बजाय उन 9 को भी आप जो है छोड़ दें। फिर सितम वक्त का ये हुआ कि वही रॉबस्पियरे जो है वो बना
हेड ऑफ द स्टेट उसके बाद, और उसके दौर में फ्रांस की तारीख के सबसे ज्यादा गिलोटीन्स उसने खुद करवाए। मतलब ये इक़्तिदार की मजबूरी है कि इक़्तिदार की, मैं ये बच्चों को ये कहना चाहता हूं, खुदा का वास्ता है इनकलाब को इनवाइट ना करें, ना इनकलाब ने आपके साथ कोई भला करना है। इनकलाब आपका और आपकी आने वाली 2 नस्लों का खून पी जाएगा, और उससे हासिल क्या होगा? अल्टीमेटली हासिल यही होगा कि यही लोग इक़्तिदार में आएंगे। इनकलाब क्या इमरान खान को वजीर आजम बनाना इनकलाब लेकर आएगा इस मुल्क में? क्या नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना इनकलाब लेके आएगा? सॉरी, आप अपने मामलात और अपने हुकूक की बात करें। यहां पे मनसेरा रोड के खड्डे तो तुम लोगों से ठीक होते नहीं है, और तुम इनकलाब वो जहां पे ट्रांसफार्मर के इफ्तिताह के लिए जाकर फूलों के हार लेकर आप पहुंच जाते हो, डीसी आता है नया, उसके गले में हार, डीआईजी आता है उसके गले में हार, एसपी आता है उसके गले में हार, आप इनकलाब लेकर आएंगे? और यार चलें इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में आपसे फिर एक रखेंगे, इनकलाब और ख्वाब जो हैं वो हमें कितने तकलीफ दे हो सकते हैं या क्या होने चाहिए। फिदा भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है आपसे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।